हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा वालों थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर का फिफ्थ सेम है, उसमें एक सब्जेक्ट आता है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, यानी कि MTO सेकेंड करके यहाँ पे है, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन सेकेंड। दिस इज़ अ वेरी कोर सब्जेक्ट। केमिकल इंजीनियरिंग का भाई सबसे कोर सब्जेक्ट है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं IOCL में, PSU एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मास ट्रांसफ़र। इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है मास ट्रांसफ़र और कैसे इससे हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई मास ट्रांसफ़र क्या होता है। जो मास ट्रांसफ़र है वो क्या होता है? मास ट्रांसफ़र इज़ अ यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस। मीन्स यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस क्या है? यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिकल चेंज, जिस पे क्या होता है? केवल फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो मास ट्रांसफर इज अ यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन बाय कंसंट्रेशन डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स मेनली इन द सेम या फिर डिफरेंट फेज इज नोन एज मास ट्रांसफर। कहने का मतलब ये है कि जो मास ट्रांसफ़र है वो एक यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? केवल फिजिकल चेंज होता है, और जिसमें मास का ट्रांसफ़र किसी एक फेज से या किसी वन पोजीशन से एक दूसरे पोजीशन में होता है। एंड इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होता है वो होता है ड्राइविंग फोर्स, जो कि किसके वजह से? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इन्वॉल्व होता है। और जो मास का ट्रांसफ़र है वो या तो एक फेज़ में भी हो सकता है और डिफरेंट फेज़ में भी हो सकता है। इसी को हम लोग मास ट्रांसफ़र बोलते हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि ये फेज़ क्या होती है? फेज़ वो होती है कि कोई भी सब्सटेंस है वो अपने जैसे कि वाटर हमारे यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब इसको हमने हीट किया, जब इसको हमने क्या किया? टेम्परेचर दिया, हीट किया, तो ये किसके फॉर्म में हो गई? गैस के फॉर्म में हो गई। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है लिक्विड से गैस में, इसको हम लोग बोल सकते हैं फेज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है। मीन्स कि ये क्या है? सेम फेज़ में है एंड डिफरेंट फेज़ में भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे अब ये क्या है? डिफरेंट फेज़ में है, क्योंकि यहाँ पे तो ये लिक्विड है, यहाँ पे ये गैस है, यही वाटर यहाँ पे ये लिक्विड के फॉर्म में है, यहाँ पे ये वेपर के फॉर्म में है, तो ये डिफरेंट फेज़ में है। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ आई है कि जो यहाँ पे है, मास ट्रांसफर इज अ यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन बाय कंसंट्रेशन डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स मेनली इन द सेम और डिफरेंट फेज इज नोन एज मास ट्रांसफर। फेज समझ में आएगा। अब ये बात है, यूनिट ऑपरेशन भी समझ में आएगा कि ये फिजिकल चेंज होता है इसमें मास का ट्रांसफ़र, जो मास है उसका ट्रांसफ़र एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में होता है। इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होती है वो ड्राइविंग फोर्स इन्वॉल्व होती है, जो कि कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण इन्वॉल्व होती है। अब कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या होता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस ये है कि जैसे हमने यहाँ पे वाटर लिया और यहाँ पे हमने लिया शुगर, ले लेते हैं, यहाँ पे वाटर लिया एंड यहाँ पे हमने क्या ले लिया? शुगर का मिक्सचर ले लिया, जिसकी कंसंट्रेशन है 50%। जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? 50%। जब इसको हमने हीट किया तो इसमें से क्या होगा? वाटर इवोपोरेट होगा। मीन्स कि वाटर किसके फॉर्म में जाएगा? वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो अब इसकी जो कंसंट्रेशन 50% थी, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तब ये 50% से कितना परसेंट हो जाएगा? 30% कंसंट्रेशन का हो जाएगा। ठीक है, इवोपोरेट करने पे। तो यही है मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र की डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर है। एंड देन आता है आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट क्या होता है? तो इसमें जान लीजिए कि आइडियल स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ से जो वेपर लिक्विड निकलती है, जहाँ से निकलने वाली लिक्विड और ऊपर जाने वाली जो वेपर है वो दोनों इक्विलिब्रियम में। मीन्स कि आइडियल स्टेट हम किसे बोल सकते हैं? आइडियल स्टेट वो स्टेट है जहाँ से निकलने वाली लिक्विड और ऊपर जाने वाली वेपर, जहाँ मीन्स यहाँ से अगर लिक्विड निकल रही है और यहाँ से वेपर ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों किस कंडीशन में हो? इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? अ स्टेट इन विच अपोजिंग फोर्सेज या फिर एक्शंस आर बैलेंस्ड। ऐसा स्टेट जहाँ पे जो फोर्सेज हैं या फिर जो एक्शंस हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। मीन्स कि दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल स्टेट।
मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सो मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन है, अगर उसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं हम इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या है? इवोपोरेशन एक मास ट्रांसफ़र का एग्जांपल है। इवोपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इवोपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? अल्कोहल को अपना क्या करते हैं? अल्कोहल को अपना प्योर बनाते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू। इवोपोरेशन में जैसे एग्जांपल ले लें कि कोई पॉन्ड है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है या जब उस पर हीट पड़ती है तो क्या होता है कि जो पॉन्ड में जो वाटर प्रेजेंट है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में भी हो रहा है, एक फेज में दूसरे फेज में हो रहा है ना, क्योंकि लिक्विड से वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है? इवोपोरेशन का एग्जाम्पल है। मास ट्रांसफ़र का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? इवोपोरेशन है। ठीक है, फिजिकल चेंज भी हो रहा है, कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस है जिसमें मास का ट्रांसफ़र एक फेज से दूसरे फेज में हो रहा है, और सेम फेज में भी हो सकता है मास ट्रांसफ़र, डिफरेंट फेज में भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो मास का ट्रांसफ़र है वो डिफरेंट फेज में हो रहा है, क्योंकि ये इवोपरेट जब हम कर रहे हैं, पॉन्ड में जो वाटर प्रेजेंट है इवोपरेट कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एंड डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिस्टिलेशन में ये होता है कि जो हम अल्कोहल जो हम बनाते हैं उसकी अगर हमें प्योरिटी को इंक्रीज़ करनी है, कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करना है, या उसमें प्रेजेंट वाटर को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो यही यूनिट है कि व्हाट इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इंडस्ट्री जो है वो हमारी क्या है? नेक्स्ट यूनिट है। ठीक है, डिस्टिलेशन जो है वो हमारी क्या है? नेक्स्ट यूनिट है। डिस्टिलेशन की बात करते हैं, यूनिट 1 ही हमारे डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो डिस्टिलेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस इन विच वन ऑफ प्रोडक्ट डिस्टिलेट बाय टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए डिस्टिलेशन क्या है कि डिस्टिलेशन एक यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें जो कोई एक प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्टिलेट हो जाता है बाय टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही होता है। जैसे हमें अल्कोहल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, टेम्परेचर ऑफ वाटर मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, एंड टेम्परेचर ऑफ अल्कोहल ले लेते हैं यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस। मानते क्या है? ये होता ही है, जो वाटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है, एंड जो अल्कोहल है वो 78 डिग्री सेल्सियस पे। सो अगर ये मिक्सर है और हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, दिस मीन्स यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे वाटर है और अल्कोहल का यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, इसका 78 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं? टेम्परेचर यानी कि हीट देते हैं। तो हीट देने पे होता क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली अल्कोहल विल बी इवोपरेट। हीट देने पे सबसे पहले, अगर ये टेम्परेचर हमने 100 डिग्री का हीट दिया तो सबसे पहले 78 ही तो आएगा, 100 आने से पहले 78 ही तो आएगा। तो 78 पे ये जो अल्कोहल है वो क्या हो जाता है? इवोपरेट हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली अल्कोहल विल बी इवोपरेट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अल्कोहल इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो डिस्टिलेशन का यही एग्जाम्पल है कि इफ़ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या लेट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली अल्कोहल विल बी इवोपरेट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द अल्कोहल इज लेस दैन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो डिस्टिलेशन की हम ये डिफिनीशन बोल सकते हैं कि डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट from the mixture of less volatile and more volatile component by partial vaporization at a constant pressure। ठीक है, अब ये मोर वोलेटाइल क्या होता है? एंड जो है ये यहाँ पे जो टर्म आया है मोर वोलेटाइल एंड लेस वोलेटाइल, ये टर्म आया है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, एंड एक यहाँ पे टर्म आया है मिक्सर ऑफ लेस एंड मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, मिक्सर ऑफ लेस एंड मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था, किसका? वाटर का और अल्कोहल का। ठीक है, वाटर का और अल्कोहल का, इसका हमने टेम्परेचर माना था कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 78 डिग्री सेल्सियस है। तो अब अगर हम इसमें पूछें कि इसमें से कौन सा मोर वोलेटाइल है एंड कौन सा लेस वोलेटाइल है। ठीक है, मोर वोलेटाइल का कहने का मतलब यह है कि जिसमें उड़ने की क्षमता ज़्यादा हो, और लेस वोलेटाइल कहने का ये मतलब है जिसमें उड़ने की जो क्षमता हो, जो उड़ने की कैपेसिटी हो वो क्या हो? कम हो, तो वो लेस वोलेटाइल है। तो अब हमें ये अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर दें तो इसमें से कौन सा ज़्यादा वोलेटाइल होगा, यानी कि कौन पहले उड़ जाएगा?
तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ वो मोर वोलेटाइल हुआ। मीन्स कि ये जो C2H5OH है ये क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा। ये क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, ठीक है। एंड ये जो वाटर है, वाटर जो है यहाँ पे, ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा। मीन्स कि ये जल्दी नहीं उड़ेगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये जल्दी उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पता है कि इसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो हो गया मोर वोलेटाइल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा यानी कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो दिस इज़ योर मोर वोलेटाइल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वो हो गया लेस वोलेटाइल। तो वही यहाँ पे बोल रहा है डेफिनेशन में कि डिस्टिलेशन इज़ द वही यहाँ पे डेफिनेशन में बोल रहा है कि डिस्टिलेशन इज़ द सेपरेशन टेक्निक ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। जो डिस्टिलेशन है वो एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन करने का मतलब कि किसी भी चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं यानी कि निकाल रहे हैं। तो डिस्टिलेशन इज़ द सेपरेशन टेक्निक ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का, यानी कि जिसमें उड़ने की कैपेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। किसके मिक्सचर में से, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ लेस वोलेटाइल एंड मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। किसके मिक्सचर में से, किसी एक लेस वोलेटाइल एंड मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के मिक्सचर में से मोर वोलेटाइल को सेपरेट करना ही एट अ पार्शियल वेपोराइजेशन एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे, वही क्या होता है, डिस्टिलेशन कहलाता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे हमने कोई कंटेनर लिया, वही वाला एग्जांपल है। यहाँ पे हमने कोई कंटेनर लिया, यहाँ पे हमारी दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक वाटर प्रेजेंट है, एक अल्कोहल प्रेजेंट है। जो वाटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है एंड जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है या जो टेम्परेचर है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स अब यहाँ पे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा मोर वोलेटाइल है। तो अगर हम यहाँ पे हीट दें, अगर हम यहाँ पे क्या दें, टेम्परेचर दें, अगर हम यहाँ पे हीट दें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्कोहल है वो पहले इवोपरेट होगी, जो अल्कोहल है वो क्या होगी, वो पहले इवोपरेट होगी। मीन्स कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर दें तो सबसे पहले 78 ही आएगा, उसके बाद से 100 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले अल्कोहल इवोपरेट होगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है वनली अल्कोहल विल बी इवोपरेट, ठीक है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ वही क्या हुआ, मोर वोलेटाइल, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ वो क्या हुआ, लेस वोलेटाइल, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मीन्स जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने होते हैं, एक एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होता है, 101.325 पास्कल, 101.325 किलो पास्कल, सॉरी। जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें अगर हम प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना, 1 एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होता है, 760 mmHg होता है। mmHg को हम लोग टॉर बोलते हैं, तो इसी mmHg को हम लोग 760 टॉर बोल सकते हैं, या 1.01325 पास्कल बोल सकते हैं, ठीक है। 101.325 किलो पास्कल बोल सकते हैं। तो ये होता है प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर में। तो बॉइलिंग पॉइंट मेनली यहाँ पे क्या होता है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिस्टिलेशन को बॉइलिंग पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यही है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई हमारे पास कंटेनर है और यहाँ पे दो चीज़ें प्रेजेंट हैं। यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक लिक्विड एंड एक सॉलिड, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दो लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये कंपोनेंट ए है, यानी कि जो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, ए है, एंड दिस इज योर कंपोनेंट बी है, ठीक है। जो कंपोनेंट ए है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स कि ये जो ए वाले का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है।
एंड जो कंपोनेंट बी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस है। कंपोनेंट बी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा ये है जो मोर वोलेटाइल है, कौन सा कंपोनेंट जो है वो मोर वोलेटाइल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ वो हो गया ज़्यादा वोलेटाइल। तो जो कंपोनेंट ए है वो क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है। और कभी ऐसे भी दे सकता है, मीन्स कि अगर कभी ऐसे दे दे कि दो मिक्सचर है ए प्लस बी, और इसका ऐसे दे दिया कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया, और यहीं पे सीधे ऐसे पूछ लिया ए प्लस बी का कोई मिक्सचर है और यहाँ पूछ लिया कि इसमें से कौन सा मोर वोलेटाइल है। ए प्लस बी का कोई मिक्सचर है तो इसमें पूछ लिया, टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया और पूछ लिया कि इसमें से कौन सा मोर वोलेटाइल है। तो हम मान के चलते हैं कि जो कंपोनेंट पहले लिखा होता है वो क्या होता है, मोर वोलेटाइल होता है। मीन्स कि अगर ये कंडीशन ऐसे दे दे, अगर ये कंडीशन कुछ ऐसे करके दे दे कि ये कोई कंपोनेंट बी प्लस ए है, ठीक है, बी प्लस ए है, और इसका हमें बॉइलिंग पॉइंट ना गिवन हो, इसका हमें क्या ना गिवन हो, बॉइलिंग पॉइंट ना गिवन हो, तो इसको अब हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से कौन सा मोर वोलेटाइल है एंड कौन सा लेस वोलेटाइल है। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि जो कंपोनेंट पहले लिखा होता है, यानी कि जो बी वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा। जो बी वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आती है रिलेटिव वॉलेटिलिटी। रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी होता है, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज टू द रेशियो ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। काफ़ी इजी सा डेफिनेशन है कि it is defined as the ratio of the more volatile component and less volatile component, मतलब कि ratio of the more volatile component and less volatile component in vapor phase to the, means कि ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, this is your define as the, जो relative volatility है, मान लेते हैं यहाँ पे। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज। यहाँ पे दो फेजेस की बात होगी, एक वेपर फेज की बात होगी, एक यहाँ पे लिक्विड फेज की बात होगी। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी कि इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज टू द रेशियो ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, ठीक है। तो रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज एंड रेशियो ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, ठीक है, यही है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन टू डिफरेंट फेजेस। ऐसे भी इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन टू डिफरेंट फेजेस, ठीक है। मीन्स कि ये क्या है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास कोई कंपोनेंट है, के कंपोनेंट है बी, ये जो है वाई ए ओवर वाई बी एंड दिस इज योर एक्स ए ओवर एक्स बी, ठीक है, वाई ए ओवर वाई बी एंड एक्स ए ओवर एक्स बी, ठीक है। ये जो वाई ए है ये वेपर फेज में है, ये जो वाई ए ओवर वाई बी है ये पूरा वेपर फेज में, एंड एक्स ए ओवर एक्स बी जो है वो किस में है, लिक्विड फेज में है, ठीक है। तो जो ये वाई ए है, वाई ए क्या है, जो दिस मीन्स ये जो वाई ए है वो क्या है, ये क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। ये जो है ये वाई ए जो ऊपर वाला टर्म है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है एंड दिस इज योर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। एंड यहीं पे जो एक्स ए है वो क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, एंड जो एक्स बी है वो क्या है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो वही डेफिनेशन में बोला था कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द, मीन्स की रिलेटिव वॉलेटिलिटी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। Relative volatility is defined as the ratio of the more volatile component to less volatile component in vapor phase and to the means कि अब इसका रेशियो तो हो गया, अब इसका रेशियो भी to the more volatile component and less volatile component to the more volatile component and less volatile component in liquid phase। इसी को हम लोग relative volatility बोलते हैं। मीन्स कि अगर इन सबका यही जो चीज़ है वो क्या है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन टू डिफरेंट फेजेस।
ठीक है। मीन्स ये जो K अपॉन P का जो रेशियो है इसी को हम लोग रिलेटिव वॉलेटिलिटी अल्फा आई बी से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग रिलेटिव वॉलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी किसी की 1 आ जाती है, मीन्स कि ऐसे आया था ना, अगर मान लेते हैं रिलेटिव वॉलेटिलिटी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वाई ए ओवर वाई बी, यानी कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज, एंड एक्स ए ओवर एक्स बी, यानी कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। यही तो होता है रिलेटिव वॉलेटिलिटी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज योर वाई ए, और ये एक्स बी यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स बी, सॉरी ये एक्स बी यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बी, वाई ए एक्स बी एंड एक्स ए एंड दिस इज योर वाई बी। ठीक है, तो यही हो गया रिलेटिव वॉलेटिलिटी। अगर किसी सब्सटेंस है या अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी 1 आ जाता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 मीन्स देयर वेयर नो सेपरेशन टेक्स प्लेस। अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी की वैल्यू यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर मान सब कुछ गिवन है, ये सब गिवन है कि ये सब क्या क्या हैं, एंड यहाँ से अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी 1 के इक्वल आ जा रहा है तो दिस मीन्स यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोसेस है यानी ये जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है यहाँ पे कोई भी सेपरेशन हो ही नहीं रहा है। मीन्स इफ़ द रिलेटिव वॉलेटिलिटी या इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 दिस मीन्स देयर वेयर नो सेपरेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है। और अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो देन वहाँ पे क्या हो जाएगा, ईजी सेपरेशन हो जाएगा। मीन्स कि सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजिली हो जाएगा। एंड अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी इज़ लेस देन 1 है, अगर यहाँ पे रिलेटिव वॉलेटिलिटी लेस देन 1 है मीन्स कि सेपरेशन तो पॉसिबल है, बट जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा वो टॉप से ना होकर बॉटम से निकलेगा। कहने का क्या मतलब है, दिस मीन्स अगर ये तुम्हारे पास कोई कंटेनर है, इसमें 2 सब्सटेंस या 2 लिक्विड प्रेजेंट हैं, या इसमें क्या प्रेजेंट है 2 लिक्विड प्रेजेंट है, इसको हमने हीट किया, तो अगर इसकी अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी 1 से कम है तो जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो किससे निकलना चाहिए, ऊपर से निकलना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हम हीट कर रहे हैं तो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी जिसमें उड़ने की क्षमता ज़्यादा है वो ऊपर से निकलनी चाहिए। तो अगर ये रिलेटिव वॉलेटिलिटी अल्फ़ा इज़ लेस देन 1 देन ये जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है ये यहाँ से ना निकल के यहाँ से निकलने लगेगा। मीन्स कि ये बॉटम प्रोडक्ट से निकलने लगेगा, टॉप से ना निकल के बॉटम से निकलने लगेगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है। केस सेकंड क्या मानते हैं, केस सेकंड हम लोग ये लेके चलते, अभी तो हम लोग लेके चल रहे थे कि जो टेम्परेचर था उसमें डिफरेंस थी, यानी कि अगर हम 2 कंपोनेंट ले रहे थे, कोई ए कंपोनेंट ले रहे थे, कोई बी कंपोनेंट ले रहे थे, इसका 100 डिग्री सेल्सियस था तो इसका 78 चल रहा था, अभी तक इसका क्या चल रहा था 78 चल रहा था। तो हमें काफ़ी इजीली मालूम चल जा रहा था कि ये मोर वोलेटाइल है, ये लेस वोलेटाइल है। एंड ये भी हम लोग ये भी कंडीशन ले चुके थे कि ए प्लस बी है और इसमें अगर सबसे पहले जो कंपोनेंट दिया है वो लेस वोलेटाइल है, अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है और ए प्लस बी का कोई मिक्सचर है तो जो सबसे पहले लिखा होता है वो मोर वोलेटाइल होता है। ये कंडीशन हम लोग देख लिया। एक कंडीशन ये है कि अगर कोई मिक्सचर है अगर कोई मिक्सचर है, मान लेते हैं ए प्लस बी का कोई मिक्सचर है इस कंटेनर में, ए प्लस बी का यानी कि 2 कंपोनेंट है ए एंड बी है, ये जो 2 कंपोनेंट हैं वो क्या है, ये जो 2 कंपोनेंट है वो क्या है, ए एंड बी हैं, इनका मिक्सचर है और दोनों का टेम्परेचर ही अब 80 डिग्री सेल्सियस है। हो गई कन्फ्यूज़न, दोनों का टेम्परेचर ही 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर क्या कर दिया, अब यहाँ पे इक्वल कर दिया। अब पूछा कि अब बताओ इसमें से कौन सा मोर वोलेटाइल है, अब पूछ दिया, अब तो टेम्परेचर भी दे दिया, कंपोनेंट भी दे दिया, अब पूछ दिया इसमें से बताओ कौन मोर वोलेटाइल है। तो फिर कैसे होगा, तो फिर उसका कंडीशन ये है कि जो कंपोनेंट मीन्स कि ये तो एक्स है एंड दिस इज योर एक्स भी है, यानी कि इस कंपोनेंट में एक तो एक्स है यानी कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, ये तो लिक्विड फेज है, एंड लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। ठीक है, ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज एंड एक्स बी और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। अब जब हम इसको हीट करेंगे या जब इसको हम टेम्परेचर देंगे तो इन दोनों में से जो कंपोनेंट है यानी कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में से जो सबसे ज़्यादा वेपर में प्रेजेंट होगा, जो सबसे ज़्यादा वेपर फेज में प्रेजेंट होगा वो क्या होता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जो
यहाँ पे देख रहे हैं तो कंपोनेंट कौन सा, कंपोनेंट जो बी है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, कंपोनेंट बी जो है वो इस लिक्विड फेज में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। एंड जो कंपोनेंट ए है, यानी कि ये जो ऐसे डॉटेड डॉटेड करके दिया हुआ है कंपोनेंट ए, यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोनेंट ए डॉटेड डॉटेड करके दिया है, वो यहाँ लिक्विड फेज में क्या है, कम है, वो यहाँ पे क्या है, कम है। देन अगर हम इसको हीट करते हैं तो जो भी कंपोनेंट इस वेपर फेज में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हो जाए वो क्या है, हमारा मोर वोलेटाइल है। दिस मीन्स अब हमें आप देख रहे हैं, जब हमें यहाँ पे टेम्परेचर दिए तो ये जो ए वाला कंपोनेंट है, यानी कि जो डॉटेड डॉटेड वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हो गया वेपर फेज में। तो दिस मीन्स कि क्या, कि जो कंपोनेंट ए है वो क्या है, मोर वोलेटाइल है, और कंपोनेंट बी जो है वो लेस वोलेटाइल है। इतनी चीज़ें क्लियर है। दिस मीन्स वही यहाँ पे लिखा गया है कि कंपोनेंट ए जो है वो मोर वोलेटाइल है, कंपोनेंट बी जो है वो लेस वोलेटाइल। अब कंसेप्ट समझ में आया कि टेम्परेचर इक्वल होगा तो कैसे हम कंपेयर करेंगे कि जो कंपोनेंट ए है, या कैसे फाइंड करेंगे जो कंपोनेंट ए एंड जो कंपोनेंट बी है वो मोर वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है। तो जो भी कंपोनेंट वेपर फेज में ज़्यादा प्रेजेंट हो गया हीट करने के बाद से, वो कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, मोर वोलेटाइल हो जाएगा, और जो कंपोनेंट वेपर फेज में कम पाया गया वो लेस वोलेटाइल हो जाएगा। तो 3 कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। दिस मीन्स अब रिलेटिव वोलेटिलिटी वही था कि रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा इज इक्वल टू मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज, इन कहाँ पे, इन वेपर फेज, ठीक है। इन ये जो है, ये वाला टर्म जो है वो वेपर फेज, टू द रेशियो ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट एंड लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। ये रिलेटिव वोलेटिलिटी है। इसी को यहाँ पे सॉल्व करके लिखा गया है अल्फा इज इक्वल टू वाई ए एक्स बी अपान वाई बी एक्स से, ठीक है। इन केस ऑफ बाइनरी मिक्सचर अगर हम बात कर लेते हैं, यानी कि बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर का मतलब कि कोई दो कंपोनेंट हैं जिनकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। बाइनरी मिक्सचर हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कंपोनेंट कैसा है, या कौन सा कंपोनेंट। बाइनरी मिक्सचर क्या हुआ, जिसका टेम्परेचर सेम आ गया, जिसमें अगर हम मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस है, जैसे 80 डिग्री सेल्सियस था किसी कंपोनेंट ए का, 80 डिग्री सेल्सियस था किसी कंपोनेंट ए एंड बी का, तो दिस मीन्स योर क्या है, ये एक बाइनरी मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर केस ऑफ बाइनरी मिक्सचर आ जाए तो वहाँ पर रिलेटिव वोलेटिलिटी यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको हम लोग फाइंड करते हैं अब यहाँ पे। तो इन केस ऑफ बाइनरी मिक्सचर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, या वाई ए प्लस वाई बी भी ले लें तो 1 होता है। और यही एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1, और ये एक्स ए प्लस का है तो 1 माइनस एक्स ए, वाई बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई ए, ठीक है। एंड अल्फा इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से देखें तो ये होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी। ये क्या होता है, ये होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी। यहाँ पे हम एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड वाई बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए 1 माइनस एक्स ए अपान 1 माइनस वाई ए इंटू एक्स ए, इतना हो जाएगा। जब ये इतना हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू, फिर हम क्या लिख सकते हैं, अब इन सब का मल्टीप्लाई, वाई ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई ए का 1 में तो वाई ए हो जाएगा, एंड वाई ए का माइनस एक्स ए में तो माइनस वाई ए एक्स ए, फिर एक्स ए का 1 में तो एक्स ए, और एक्स ए का माइनस वाई में तो माइनस एक्स ए वाई ए, ठीक है। अब इस अल्फ़ा का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, या इस वाले टर्म्स को यहाँ पे भेज दो, तो अल्फ़ा एक्स ए माइनस एक्स ए वाई ए इज इक्वल टू वाई ए माइनस वाई ए एक्स ए। अब इस अल्फ़ा का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अल्फ़ा एक्स ए माइनस अल्फ़ा एक्स ए वाई ए इज इक्वल टू वाई ए माइनस वाई ए एक्स ए, ठीक है। अब अल्फ़ा एक्स ए को यहाँ पे रख दो एंड बाकी ये जो वाला टर्म है इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो वाई ए माइनस वाई ए एक्स ए प्लस अल्फ़ा, प्लस का ये जो माइनस का है वो इधर आएगा, तो प्लस का अल्फ़ा एक्स ए वाई ए, ठीक है। अल्फ़ा एक्स ए, अब इन सब में से देखो तो इन सब में से वाई ए कॉमन दिख रहा है, तो वाई ए को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच जाता है यहाँ पे 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए और प्लस का अल्फ़ा एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए प्लस का अल्फ़ा एक्स ए, एंड वाई ए ही तो हमें निकालना है, वाई ए ही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो वाई ए यहाँ पे अगर हम देखें तो वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा एक्स ए अपान 1 माइनस एक्स ए प्लस अल्फ़ा एक्स ए, ठीक है। या इसी वाई ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा एक्स ए 1 माइनस, और यहाँ से एक्स ए कॉमन ले लें, यहाँ से एक्स ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 और माइनस का अगर हम यहाँ से एक्स ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा अगर हम माइनस का एक्स ए कॉमन लेते हैं, और प्लस का एक्स ए कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स ए
अल्फ़ा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ये यहाँ से y की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, इन केस ऑफ बाइनरी मिक्सचर में, ठीक है। अब बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ बोलता है कि राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ की यही थियरी है कि राउल्ट्स लॉ जो बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो राउल्ट्स लॉ बोलता है कि जो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन में, मीन्स कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट नहीं, जैसे अगर मान लेते हैं कोई मिक्सचर है, वाटर है एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, शुगर है, वाटर है एंड यहाँ पे शुगर है, तो इसमें सॉल्यूट कौन सा है एंड सॉल्वेंट कौन सा है? अगर हमारे पास वाटर है एंड शुगर है तो इसमें अगर हम बात करें तो सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? तो जो लिक्विड के फॉर्म में है वो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या है, सॉल्वेंट है। जो सॉलिड के फॉर्म में है वो क्या है, सॉल्यूट है। इन दोनों को मिला दिए तो क्या मिल गया, हमें सॉल्यूशन मिल गया। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दिए तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। तो यही चीज़ बोल रहे हैं राउल्ट्स लॉ कि राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करें यानी कि इस पूरे टर्म की बात करें सॉल्यूशन की, इसमें जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, मीन्स कि इसमें जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। अब यहाँ पे टर्म आया पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर, दो प्रेशर भी होता है, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर। मीन्स कि अगर पी ए और पी बी है यानी कि दो प्रेशर है हमारे पास, पी ए प्लस पी बी, अगर हमारे पास दो प्रेशर है पी ए प्लस पी बी, यहाँ से देख लेते हैं, अगर हमारे पास दो प्रेशर है यानी कि मान लेते हैं कि जो प्रेशर है वो हमारे पास दो प्रेशर है, पी ए प्लस पी बी, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो ये जो एक प्रेशर और एक प्रेशर मिल के ये जो टोटल प्रेशर बना है तो ये तो टोटल प्रेशर हो गया। एंड ये जो पी ए प्लस पी बी है ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक पार्शियल प्रेशर है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन is equal to the vapor pressure of the pure solvent is equal to the vapor pressure of the pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution। यानी कि इन्हीं डेफिनेशंस में कई सारे टर्म्स हैं, इन्हीं डेफिनेशन में अगर हम देखें तो बहुत सारे टर्म्स हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, अब यहाँ पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है तो उसका भी आपने मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस पढ़ा होगा कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसी डेफिनेशन में बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मेनली ये डेफिनेशन को आप लोग याद रखिए कि जो राउल्ट्स लॉ होता है वो ये बोलता है कि सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट भी मैंने बताया क्या होता है, पार्शियल प्रेशर भी बताया क्या होता है, और वेपर प्रेशर कहने का मतलब है कि इन द टर्म्स ऑफ वेपर में हो, ठीक है। तो सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वल होता है, मान लेते हैं कि ये पी ए है, पी ए जो है वो इक्वल होता है, पी ए जो है यानी कि सॉल्वेंट का सॉरी राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर, जो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है इन अ सॉल्यूशन में वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, यानी कि पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट इंटू पी सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला याद रखिए, कहीं पे भी राउल्ट्स लॉ आ जाए तो आप लोग ये डेफिनेशन जरूर लिखेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। एंड राउल्ट्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो पूछा जाता है, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सब जो लॉ हैं वो पूछे जाते हैं एंड इनका काफ़ी यूज़ भी है। तो राउल्ट्स लॉ ये जो बोलता है कि राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, and it is given by that formula P solution is equal to the
एक्स सॉल्वेंट इंटू पी सॉल्वेंट, ठीक है, इतनी चीज़ें। इफ़ अगर दिया हुआ है पी टी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है एंड एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से पूछ दे, मीन्स कि यहाँ पे अगर दिया हुआ है पी टी क्या है, यहाँ पे पी टी जो है वो क्या है, वो है आपका सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे 5 दिया हुआ है एंड मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से पूछ लेगा कि यहाँ पे आप बताइए कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो क्या होगा। तो इस फॉर्मूला में आप रख दीजिए पी ए इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो पी ए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि पी ए जो है, यानी कि ये जो आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा टोटल प्रेशर के, पी ए इज इक्वल टू पी टी, यानी कि इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मीन्स कि अगर पी ए इज इक्वल टू पी टी है, मीन्स मोल फ्रैक्शन अगर यहाँ पे दिया हुआ मोल फ्रैक्शन एक्स ए का 1 है, दिस मीन्स कि कंपोनेंट कितने प्रेजेंट है वहाँ पे, केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। राउट्स लॉ क्लियर है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें डाल्टन्स लॉ की, तो डाल्टन्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर। ये तो काफ़ी इजी है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब राउट्स लॉ समझ में आ गया तो डाल्टन्स लॉ भी समझ में आ गया। अभी हमने वहाँ पे एग्जांपल बताया था कि जो P होता है, मीन्स कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, यही डाल्टन्स लॉ बोलता है। डाल्टन्स लॉ स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर, यानी कि कोई मिक्सचर है, दिस मीन्स यहाँ पे अगर एग्जांपल यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे कोई दो मिक्सचर हैं, एक है यहाँ पे गैस ए, एक है यहाँ पे गैस बी, जिसका वॉल्यूम बी है, जिसका वॉल्यूम बी है, ठीक है, एट अ टेम्परेचर टी पे, एट अ टेम्परेचर टी पे। बट इसका जो पार्शियल प्रेशर है या इसका जो प्रेशर है वो क्या है, पी ए है, एंड इसका जो प्रेशर है वो पी बी है। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो ये बना गैस ए प्लस बी, वॉल्यूम इसका सेम रहेगा वी, टेम्परेचर भी इसका सेम रहेगा, बट जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, जब हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर रहे हैं तो ये पी ए एंड पी बी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यही बोलते हैं हमारे डाल्टन्स लॉ की ये टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। मीन्स कि डाल्टन्स लॉ स्टेट्स दैट total pressure, Dalton's law states that total pressure exerted by a gas mixture is equal to the sum of the partial pressure of individual gas in the mixture। ये डेफिनेशन है डाल्टन्स लॉ की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखें फेज रूल। फेज रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। फेज रूल क्या होता है, फेज रूल जो होता है ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमें डिग्री ऑफ नंबर ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। फेज रूल जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, डिग्री ऑफ, काफ़ी शॉर्ट नोट्स है मेरा, तो डिग्री ऑफ नंबर ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ नंबर ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जो फेज रूल है, फेज रूल क्या प्रोवाइड कराता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फेज रूल का जो मेन फार्मूला होता है वो आप लोग इसको याद रखिए। फेज रूल का जो फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, जहाँ पे जो सी होता है वो क्या होता है, कंपोनेंट होता है, पी जो होता है वो फेज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल दे दे कि हमारे पास दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, यानी दिस मीन्स मान लेते हैं दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, एक वाटर है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वाटर है और एक हमारे पास शुगर है। मीन्स कंपोनेंट कितने हैं, एक तो वाटर है एक तो शुगर है, कंपोनेंट कितने हो गए, दो हो गए, कंपोनेंट यहाँ पे दो हो गए हैं। और हमें ये भी बता दिया जाए कि ये जो वाटर है ये लिक्विड में प्रेजेंट है एंड ये जो शुगर जो है वो सॉलिड में प्रेजेंट है। मीन्स अब फेज़ भी कितने हो गए, यहाँ पे दो फेज़ हो गए। और हमें यहाँ से अब पूछ लिया जाए कि इसका आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। हमें कंपोनेंट दे दिया कि दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं एंड दो फेज़ में हैं, तो इसका आप हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, यानी कि एफ़ बताइए क्या होगा। तो इस फार्मूले पे आप पुट कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू पे। दिस मीन्स कि एफ अगर यहाँ पे कंपोनेंट दो है, कंपोनेंट टू, फेज़ भी कितने हो गए, यहाँ पे टू दिया हुआ है, तो टू माइनस टू प्लस टू, इस टू से ये टू कैंसिल, यानी कि फेज़ कितने हो गए, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, हमारे पास दो हो गया। एंड ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ये बताता है कि कोई भी सोल्यूशन है इसमें चार चीज़ें होंगी। अगर कोई भी सोल्यूशन है हमारे पास, यानी कि कोई भी दो मिक्सचर है इसमें चार चीज़ें होंगी। दिस मीन्स इसी का अगर मिक्सचर है, वाटर एंड शुगर का ही मिक्सचर है, यहाँ पे वाटर एंड शुगर का ही मिक्सचर है, तो इसमें चार चीज़ें होंगी।
सॉरी, एक तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, दूसरा प्रेशर होगा, तीसरा कि ये वेपर में कितना परसेंट है, लिक्विड में कितना परसेंट है। दिस मीन्स वाटर एंड शुगर का मिक्सचर ना लगे, हम यहाँ पे वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर ले लेते हैं। वाटर एंड दिस इज योर अल्कोहल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे शुगर भी ले सकते हैं एंड अल्कोहल भी ले सकते हैं, चूँकि यहाँ पे हम अल्कोहल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें वेपर एंड लिक्विड के टर्म्स में बोला गया है। तो हम यहाँ पे वेपर एंड यहाँ पे अगर हम सॉलिड कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर शुगर है तो यहाँ पे, बट यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक अल्कोहल लेके चलते हैं क्योंकि हमें आगे डिस्टिलेशन पढ़ना ही है। तो दिस मीन्स मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है, वाटर एंड अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट हो गए दो, एक वाटर हो गया, एक अल्कोहल का, एक मान लेते हैं एक ये हमारी लिक्विड फेज में है, एक वेपर फेज में है, एक वेपर फेज में है, एक लिक्विड फेज में है, ठीक है। तो फेज भी हो गए दो, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर वही आ गया 2, ठीक है। मीन्स कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमें ये बताता है, यानी कि ये जो एफ आया है 2, ये हमें ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर मिक्सर में ये 4 चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर एंड प्रेशर को फिक्स कर देते हैं, मीन्स कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें यही प्रोवाइड कराता है कि अगर हम अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा है, मीन्स कि अगर हम किसी 2 चीज़ों को, इन चारों चीज़ों में से किसी 2 चीज़ों को फिक्स कर देते हैं तो जो 2 चीज़ें हैं वो अपने आप 100% फिक्स हो जाएंगी। मीन्स इफ़ वी फिक्स द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन दिस मिक्सर देन द वेपर एंड लिक्विड विल बी फिक्स, ठीक है। यही डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताता है, ठीक है, या इसी को हम लोग फेज रूल बोलते हैं। और यहीं पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कंपोनेंट क्या है, एक है, फेज इसके 3 हैं। मीन्स कि अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर लें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, सॉरी इससे पहले आप इसको देख लेते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में क्या है, वाटर के कितने परसेंट है, कंपोनेंट कितना है, एक ही है, कंपोनेंट कितना, एक है, बट फेज इसके कैसे हैं, 3 कैसे हैं, क्योंकि ये ट्रिपल पॉइंट पूछ रहा है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा एंड एक गैस होगा। तो अब इस फॉर्मूले पे अगर हम पुट करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि कंपोनेंट एक है, फेज इसके 3 है एंड दिस इज +2 तो होता ही है, तो ये सब कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स इसमें हमें किसी भी चीज़ों को फिक्स करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। मीन्स किसी भी चीज़ों को इसमें हमें फिक्स करने की नीड नहीं होगी। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वहाँ पे आप लोग फार्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 0 होती है। बट आप अगर फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं केवल आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पूछ देगा, ऐसे कोई 2 मिक्सचर दे देगा, जैसे दे दिया वाटर एंड अल्कोहल का ही दे दिया, वाटर एंड अल्कोहल का दे दिया, वाटर एंड अल्कोहल का यहाँ पे मिक्सचर दे दिया। यहाँ पे क्या किया, वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर दे दिया, यहाँ पे वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर दे दिया और आपसे पूछ लिया, वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर दे दिया और आपसे बता दिया कि एक ये जो है ये जो है वाटर एंड अल्कोहल है और एक इसमें वेपर में प्रेजेंट है और एक लिक्विड में प्रेजेंट है, तो आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। तो आपको पता चल जाएगा कंपोनेंट 2 है, वाटर है और एक अल्कोहल है, 2 फेजेस में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 2 होगा, ठीक है। तो फार्मूला को याद रखिए कि F = C - P + 2, ठीक है। अब बात आती है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम की। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम समझने में क्या समझ में आ रहा है आपको, टर्म से क्या समझ में आ रहा है, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम से इस टर्म से क्या समझ में आ रहा है। इस टर्म से यही समझ में आ रहा है कि कोई भी कंपोनेंट है या कोई भी मिक्सर है, कोई भी, ये मान लेते हैं कि A + B है, कोई भी मिक्सर है, कोई भी मिक्सर है एंड वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है, ये जो कंपोनेंट या मिक्सर है ये वेपर में भी प्रेजेंट हो, यानी कि ये जो है मान लेते हैं कि ये वेपर में भी प्रेजेंट हो, इनका मिक्सचर, यानी कि YA एंड YB, ये मान लेते हैं कि ये वेपर में भी प्रेजेंट हो एंड ये लिक्विड में भी प्रेजेंट हो, यानी कि दिस इज योर XA एंड XB। कोई कंपोनेंट है जिसका मिक्सचर वेपर में भी प्रेजेंट हो एंड लिक्विड में भी प्रेजेंट हो, वो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच अ प्योर कंपोनेंट या फिर मिक्सर एग्जिस्ट इन बोथ द लिक्विड एंड वेपर फेज, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच अ प्योर कंपोनेंट या फिर मिक्सचर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज।
अब हमें पता है कि लिक्विड का वेपोराइजेशन होता है, मीन्स कि अगर हमें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन, और वेपर का कंडेंसेशन होता है, एंड वेपर अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जो वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म और लिखा गया है कि यदि वेपर और लिक्विड फेज की कंपोजिशन सेम हो जाए। अब यहाँ पे टर्म आ गया कि अगर मान लेते हैं कि वेपर है और लिक्विड है, दोनों का जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। दोनों की जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो डिस्टिलेशन की टेक्निक से सेपरेशन करना क्या हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, यदि वेपर और लिक्विड फेज की कंपोजिशन सेम हो जाए तो डिस्टिलेशन की टेक्निक से सेपरेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मींस कहने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और वेपर लिक्विड फेज की कंपोजिशन सेम हो जाए तो रेट ऑफ इवोपोरेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। यानी कि मीन्स ये जो लिक्विड से जितनी वाटर यहाँ पे इवोपोरेट हो रहे हैं उतनी ही वाटर इवोपोरेट होकर फिर लिक्विड में आ जा रही है, तो इनका सेपरेशन करना तो भाई काफ़ी डिफ़िकल्ट तो होगा ही। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मीन्स जो इक्विलिब्रियम है वो क्या कर गई है, रीच कर गई है। ठीक है, ऐसे ही होता है आपका डिस्टिलेशन। एक ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे एक डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें एक मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, एक लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। एक जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो वेपर में चेंज हो गया, वेपर में जब चेंज हुआ तो इसको हम लोग कूलिंग टावर से क्या किए, कूलिंग टावर सप्लाई किए। इसमें क्या होगा, एक डिस्टिलेट प्रोडक्ट प्राप्त होगा, मीन्स की जो वास्ट प्रोडक्ट होगा, एंड इसको हम लोग जो इसमें सही से नहीं वेपर में कन्वर्ट हुआ इसको हम लोग फिर रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ से एक चीज़ को हम कंडेंसेट में भेजते हैं, यहाँ से स्टीम देते हैं तो यहाँ से हमें बॉटम प्रोडक्ट भी मिलता है। ठीक है, ये कंडेंसेट है एंड दिस इज योर रिफ्लक्स ड्रम है। तो इसको हम लोग अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बट ये ओवरव्यू है। इसमें भी दो सेक्शंस होते हैं, एक इनरिचिंग सेक्शन होता है या तो फिर रेक्टिफाइंग सेक्शन, और दूसरा होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन। ठीक है, ये ऊपर वाले टर्म को इनरिचिंग या तो फिर रेक्टिफाइंग बोलते हैं, दूसरा वाला जो होता है वो स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है। तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर डिस्टिलेशन, ये तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। फॉर डिस्टिलेशन के लिए वैल्यू ऑफ अल्फा होती है शुड बी ग्रेटर देन 1 ऑन जे। मीन्स कि हमने बताया था कि अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो डिस्टिलेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। या तो फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिस्टिलेशन करने के लिए हमें की जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, कि सबकूल्ड लिक्विड क्या होता है। सबकूल्ड लिक्विड वही होता है कि लिक्विड एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इज कॉल्ड सबकूल्ड लिक्विड। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में वाटर प्रेजेंट है, वाटर मान लेते हैं कि कितना परसेंट है, मान लो फ्रिज में से तुमने निकाला, फ्रिज में से नहीं निकालना, फ्रिज में से छोड़ देते हैं। वाटर जो मान लेते हैं, जो अपने हैंडपम्प से वाटर लिया उसका टेम्परेचर कितना है, 15 मान लेते हैं। ठीक है, उसका टेम्परेचर मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबकूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। इसी वाटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबकूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो सबकूल्ड लिक्विड भी बोल सकते, इसको तुम वाटर बोलो या सबकूल्ड लिक्विड बोलो। जो हैंड पंप से निकाले, फ्रिज से नहीं, जो हैंड पंप से निकाले या जो बॉयल किए वो नहीं, जो नॉर्मल कंडीशंस पे है या नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर इज कॉल्ड सबकूल्ड लिक्विड। वही यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी वाटर है या कोई भी सब्सटेंस है जो कोई भी लिक्विड है जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे है वो क्या है, सबकूल्ड लिक्विड। मीन्स कि अब तुम घर में जाना तो बोलना कि मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे सबकूल्ड लिक्विड चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग सबकूल्ड लिक्विड बोलते हैं मेनली। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखें। अब आता है बबल पॉइंट टेम्परेचर। बबल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एट विच फर्स्ट बबल फॉर्म। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पहला बबल क्रिएट हो वही बबल पॉइंट टेम्परेचर है। जैसे वाटर के केस में बबल पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, बबल कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज योर बबल पॉइंट टेम्परेचर। एंड बबल पॉइंट कर्व क्या होता है, इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल टेम्परेचर एट इज फर्स्ट बबल फॉर्म। मीन्स कि बबल पॉइंट कर्व कहने का मतलब है, दिस मीन्स ऐसे मानते हैं कोई कर्व है एंड सब पे बबल 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 क्या हो रहे हैं, बबल फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बबल फॉर्म हो रहे हैं। तो इन सब का जो मीटिंग है, इन सब का जो लोकस है वो बबल पॉइंट कर्व हो जाएगा। ठीक है,
लिक्विड प्लस वेपर क्या होता है? अ स्टेट एट विच अ प्योर कंपोनेंट या फिर मिक्सर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज। वही चीज़ें दी हुई है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम वाली ही, कि ऐसा स्टेट या ऐसा स्टेट जहाँ पे कोई प्योर कंपोनेंट या फिर मिक्सचर जो है वो दोनों फेज में एग्जिस्ट कर रहा हो, लिक्विड में भी एंड वेपर में भी, तो वो लिक्विड एंड वेपर फेज है। अब आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है कि टेम्परेचर एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैन बी वेपोराइज। दिस मीन्स मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें मिक्सर प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें हमारे पास मिक्सर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है? लिक्विड प्रेजेंट है, मिक्सर नहीं, इसमें हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो लास्ट ड्रॉप है, ये सब यहाँ पे इतनी जो लिक्विड है ये सब वेपर में कन्वर्ट हो गए, बट जो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, जो लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है, उस टेम्परेचर तक ये प्रोसेस चला जाए एंड देन ये लास्ट वाला जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो। सॉरी, टेम्परेचर एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैन बी वेपोराइज। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, या टेम्परेचर एट विच, या ऐसा टेम्परेचर जहाँ से, या टेम्परेचर एट विच फर्स्ट वेपर कंडेंस इन द लिक्विड, या ऐसा टेम्परेचर, दिस मीन्स मान लेते हैं ये वेपर किट का टर्म्स है, या ऐसा टेम्परेचर जैसे ओस की बूंद होती है ना, तो वेपर से ही ओस बनते हैं, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ से फर्स्ट ओस या फर्स्ट जो पॉइंट है या फर्स्ट जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स कि अगर हम देखते हैं ओस जो होता है वो क्या होता है? ठंडीज के दिनों में, विंटर के दिनों में हम देखते हैं कि जो ओस होता है वो क्या होता है? जो ओस की पहली बूंद होती है वही क्या होती है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होती है। यानी कि टेम्परेचर एट विच फर्स्ट जो वेपर है वो कंडेंस हो जाए लिक्विड में, या टेम्परेचर एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसके दो डेफिनेशन हैं, टेम्परेचर एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैन बी वेपोराइज, या टेम्परेचर एट विच फर्स्ट वेपर कंडेंस इन द लिक्विड, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है या ओस बिंदु कहलाता है, ठीक है। और ड्यू पॉइंट कर्व वही हो गया, इट इज़ द लोकस ऑफ टेम्परेचर एट विच, इट इज़ द लोकस ऑफ टेम्परेचर एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैन बी वेपोराइज, या इट इज़ द लोकस ऑफ टेम्परेचर एट विच फर्स्ट वेपर कंडेंस इन द लिक्विड। मीन्स कि ड्यू पॉइंट कर्व में क्या करना है? लोकस ऑफ टेम्परेचर ऐड करना है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। सैचुरेशन क्या होता है एंड सुपर सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन जो होता है वो टेम्परेचर एट विच ऑल लिक्विड आर कन्वर्ट इनटू वेपर, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सारी लिक्विड्स हैं, मीन्स कि इसमें प्रेजेंट हैं लिक्विड, और इतना टेम्परेचर हम दे दें कि ये जो सारी लिक्विड है ये पूरी की पूरी यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। एंड सुपर सैचुरेशन क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर आर कन्वर्टेड इनटू स्टीम ऑन एडेड सेंसिबल हीट, यानी कि जो वेपर में कन्वर्ट हुई थी, जो सारी लिक्विड्स वेपर में कन्वर्ट हुई थी वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। इसको अगर हम सेंसिबल हीट ऐड करें यहाँ पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए? स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। वेपर के ऊपर भी चीज़ आती है स्टीम, तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाए तो वो होता है सुपर सैचुरेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन के दो मेथड होते हैं। मेथड्स ऑफ डिस्टिलेशन की बात करें तो एक होता है डिफरेंशियल या फिर सिंपल मेथड, दूसरा होता है रिफ्लक्स मेथड। ऐसे ही कुछ प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का, ठीक है। एंड यहाँ से भी तुम्हारी एक यहाँ पे लगी होती है कंडेंसर, फिर यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ डिस्टिलेशन दो तरीके होता है, डिफरेंशियल या फिर सिंपल मेथड, दूसरा होता है रिफ्लक्स मेथड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली डिफरेंशियल या फिर सिंपल मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल या फिर सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे टर्म दी हुई है कि डी यू है, डी डब्ल्यू है, एंड यहाँ पे कोई फीड आ रहा है ए प्लस बी, जिसका मोल फ्रैक्शन है एक्स एफ, अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट है एल, एंड यहाँ से डी डब्ल्यू क्या हो रहा है? डिस्टिलेट यहाँ पे फाउंड हो रहा है, ठीक है। मीन्स कि ओवरऑल मटेरियल बैलेंस यहाँ पे लगाएं डिफरेंशियल या फिर सिंपल डिस्टिलेशन के लिए, अगर हम ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगाएं तो क्या हो जाएगा? अमाउंट प्रेजेंट कितना है? एल, एल इज़ इक्वल टू एल माइनस डी एल। ये जो डी एल प्रेजेंट है, ये जो क्या है? डी एल है, तो एल माइनस डी एल, और प्लस यहाँ पे जो डी डब्ल्यू किस में जा रहा है? डिस्टिलेट में जा रहा है, तो एल इज़ इक्वल टू एल माइनस डी एल प्लस डी डब्ल्यू यहाँ पे डिस्टिलेट में जा रहा है। अब इसको हम लोग ओपन करें तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कि जो डी एल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी डब्ल्यू के। इसको हम लोग मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये तो हो गया ओवरऑल मटेरियल बैलेंस फॉर द डिफरेंशियल या फिर सिंपल डिस्टिलेशन।
एंड कंपोनेंट बैलेंस की बात करें तो जो कंपोनेंट बैलेंस होता है उसको हम लोग लगाते हैं, मीन्स ये L का कितना x, L माइनस डी एल और x माइनस डी एक्स प्लस वाई इंटू डी डब्ल्यू। ये चीज़ें आप लोग याद रखिए कि कंपोनेंट बैलेंस लगाने पे ऐसे कंपोनेंट बैलेंस लगता है कि L का x हो जाएगा, L के साथ x, L माइनस डी एल, और इस जो x का आया है वो क्या हो जाएगा, मीन्स कि अगर L का L माइनस डी एल है तो x का क्या हो जाएगा, x माइनस डी एक्स, और प्लस y वेपर फॉर्म में है तो y इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं बस। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए ओवरऑल मटेरियल बैलेंस L इज इक्वल टू है जो वो L माइनस डी एल प्लस डी डब्ल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट बैलेंस लगाएं तो क्या हो जाएगा L, और यहाँ पे सिंपली क्या करना है, x ऐड कर देना है तो L x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर L के लिए L माइनस डी एल लिखा हुआ है तो x के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस डी एक्स, और जो वेपर फेज में है वो क्या हो जाएगा, y इंटू डी डब्ल्यू प्लस वाई इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, सिंपल है। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल एक्स इज इक्वल टू एल का इस एक्स में तो एल एक्स माइनस एल डी एक्स माइनस एक्स डी एल प्लस डी एल इंटू डी एक्स और प्लस वाई इंटू डी डब्ल्यू। एल एक्स से एल एक्स कैंसिल हो जाएगा तो जीरो इज इक्वल टू माइनस एल डी एक्स माइनस एक्स डी एल और प्लस डी एल और डी एक्स क्या है, इक्वल ही है। मीन्स कि अगर हम डी एल को ही डी डब्ल्यू लिख दें या डी डब्ल्यू को डी एल लिख दें तो डी एल डी एक्स इक्वल है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएंगे, प्लस वाई इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, ये डी एल इंटू डी एक्स, डी एल इंटू डी डब्ल्यू, ये जो भी है ये क्या है, ये निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि अब यहाँ से क्या बचेगा, इस एल डी एक्स को हम यहाँ पे लाएं तो एल डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी डब्ल्यू माइनस एक्स डी एल, फिर इस वाई एल डी एक्स ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी डी एल डी एक्स की। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा एल डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई डी एल माइनस एक्स डी एल, क्योंकि यहाँ पे जो डी डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है, डी एल के इक्वल है, तो एल डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी एल माइनस एक्स डी एल। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एल डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एल डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम डी एल को कॉमन ले लें तो वाई माइनस एक्स डी एल। अब डी एल वाले डी एक्स वाले टर्म को डी एक्स के पास एंड एल वाले टर्म को एल के पास, तो दिस इज योर डी एल और अपान में एल इज इक्वल टू डी एक्स अपान में वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी एल अपान में एल इज इक्वल टू डी एक्स अपान में वाई माइनस एक्स। ठीक है, इतनी चीज़ें हो जाएंगी। इसका अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हम पता है 1/L का डी एल बाई एल है विद रिस्पेक्ट टू डी एल है तो लॉग एल हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है 1/L का इंटीग्रेशन लॉग एल, और जो यहाँ पे लिमिट है वो क्या हो जाएगी W से F, डी एल अपान एल के लिए एंड इस वाले कंपोनेंट के लिए एक्स डब्ल्यू से एक्स एफ। ठीक है, और डी एक्स अपान 1 माइनस एक्स, इस टर्म को हम लोग ऐसे ही रन देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एफ माइनस लॉग डब्ल्यू। अगर हम यहाँ पे एफ की जगह, मीन्स अगर हम यहाँ पे लिमिट रखें एल की जगह तो लॉग एफ माइनस एफ डब्ल्यू, इसी को हम लोग लॉग एफ अपान एफ डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, लॉग एफ अपान डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो log f माइनस एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू से एक्स एफ एंड डी एक्स अपान वाई माइनस एक्स, इसी को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं log f अपान डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू से एक्स एफ और डी एक्स अपान वाई माइनस एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं रैली इक्वेशन। तो आप लोगों से एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन करके आएगा कि डिराइव द डेरिवेशन ऑफ द रैली इक्वेशन, या फिर डिफरेंशियल या फिर सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो जो रैली इक्वेशन जो निकल के आता है वो किससे निकल के आता है, डिफरेंशियल या फिर सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ठीक है, एंड इसी सिंपल या फिर डिफरेंशियल डिस्टिलेशन प्रोसेस का जो डेरिवेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैली इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप लोग रेडी रखिए डेरिवेशन को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, थियरी कुछ लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल या फिर सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ सिमिलर डिफरेंस, लार्ज नहीं सिमिलर डिफरेंस। डिफरेंशियल या फिर सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ लार्ज नहीं, यहाँ पे व्हेन देयर इज अ सिमिलर डिफरेंस।
तो डिफरेंशियल या फिर सिंपल डिस्टिलेशन वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे काफ़ी सिमिलर डिफरेंस हो इन द बॉइलिंग पॉइंट में बिटवीन द टू लिक्विड्स। ठीक है, जो डिफरेंशियल या फिर सिंपल डिस्टिलेशन वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी सिमिलर डिफरेंस हो। मीन्स कि अगर मान लेते हैं, अगर इसका हमें क्या करना है, डिस्टिलेशन करना है, डीजल है और हमारे पास पेट्रोल है, इनमें से हमारे पास दो मिक्सचर है, एक डीजल का एक पेट्रोल का, दोनों ही लिक्विड है भाई। दोनों को सेपरेट करना काफ़ी इजी है। कैसे हम सेपरेट करेंगे, तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो प्रोसेस क्या होता है, डिस्टिलेशन। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इस प्रोसेस में से हम चीज़ों को रिमूव करते हैं। एक का बॉइलिंग पॉइंट है 50, एक का है 52, तो हाई वोलेटाइल कम हुआ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो मोर वोलेटाइल या हाई वोलेटाइल कंपोनेंट, एंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो हो गया लो वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो इनका हमें डिस्टिलेशन करना काफ़ी क्या है, थोड़ा मतलब कि लेंदी है कि कैसे हम लोग डिस्टिलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल या फिर सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, और ये वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पे क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, काफ़ी सिमिलर डिफरेंस हो। ठीक है, बिटवीन द टू लिक्विड्स। इट इज़ नॉट सो इफेक्टिव मेथड फॉर डिस्टिलेशन, लिक्विड मस्ट बी मिसिबल विद ईच अदर। ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड नहीं होता है डिस्टिलेशन का, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड होता है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, मिसिबल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्लैश या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन जो है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैश या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्लैश या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन मेथड की वह टेक्निक है जिसका यूज कंटिन्यूसली मैनर में सेपरेशन के लिए किया जाता है। इस टेक्निक में पार्शियली वेपोराइज सोल्यूशन यानी लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन किया जाता है। ये तो हिंदी चीज़ें हैं, ये आप लोग को क्लियर होनी चाहिए कि फ्लैश का मतलब क्या होता है। फ्लैश का मतलब अचानक से क्या करना, फ्लैश कराना, मीन्स कि अचानक से पुश करना। ठीक है, अचानक से धक्का देना, समझ लो कि वही होता है फ्लैश। ठीक है, तो फ्लैश या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन मेथड की, फ्लैश या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन मेथड की वह टेक्निक है जिसका यूज़ कंटिन्यूसली मैनर में सेपरेशन के लिए किया जाता है। इस टेक्निक में पार्शियली वेपोराइज सोल्यूशन यानी कि लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, इस टेक्निक में लिक्विड सोल्यूशन का यूज़ लिक्विड सोल्यूशन का यूज़ पार्शियली वेपोराइज फॉर्म में किया जाता है। लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड एंड वेपर सफिशिएंट टाइम तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। एंड इस टेक्निक में हम लोग मेन इक्विपमेंट्स जो होता है वो हीट एक्सचेंजर को एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एंड सेपरेशन कॉलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन इक्विपमेंट हीट एक्सचेंजर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एंड सेपरेशन कॉलम का यूज़ करते हैं। फ्लैश का मतलब क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मटेरियल को पुश करना या मटेरियल को फ्लैश करना। ठीक है, वही क्या है, फ्लैश का मतलब है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक फीड जा रहा है, यहाँ पे फीड जा रहा है A प्लस बी, जो कि दोनों क्या है, लिक्विड में है। ए का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। मोर वोलेटाइल कौन हुआ, ए वाला। लेस वोलेटाइल कौन हुआ, 100 वाला। कैसे ये मोर वोलेटाइल हुआ, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो मोर वोलेटाइल। बॉइलिंग पॉइंट जो है बी वाले का वो ज़्यादा है, तो ये लेस वोलेटाइल। ठीक है, इसको हमने भेजा हीट एक्सचेंजर में, यहाँ पे हमने भेजा स्टीम, और यहाँ से निकला ये कंडेंस हो गया। मीन्स कि यहाँ से हमने स्टीम भेजा, स्टीम कितने का भेजा, स्टीम यहाँ पे कितने का भेजा, यानी कि ये 70 है, तो यहाँ पे हमने स्टीम भेजा है केवल 50 डिग्री सेल्सियस का, केवल 50 का। जब 70 भेजेंगे तभी तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, बट हम यहाँ पे 70 ना भेज के केवल 50 डिग्री का स्टीम भेज रहे हैं इस हीट एक्सचेंजर में। देन क्या होगा कि ये तो अभी पूरा लिक्विड में ही रहेगा, क्योंकि 50 डिग्री पे तो इनमें से किसी पे भी असर पड़ेगा नहीं, तो ये दोनों लिक्विड में है, तो ये यहाँ पे लिक्विड में ही रहेगा। और हम यहाँ पे एक इक्विपमेंट लगाते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ये क्या करता है, प्रेशर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जब प्रेशर डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से समझ में आ रहा है कि प्रेशर को रिड्यूस या डिक्रीज करता है।
जैसे ही प्रेशर डिक्रीज़ होती है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है यहाँ पे डिक्रीज़ होता है। मीन्स कि जो हमें चीज़ है 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करनी थी, वेपर में कन्वर्ट करानी थी, वो अब हमारी 50 डिग्री पे ही हो जा रही है। किस इक्विपमेंट को लगाने पे, वेपर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को लगाने पे। तो दिस मीन्स यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाया है, तो अभी तक तो ये लिक्विड में चल रहा था एट 50 डिग्री सेल्सियस पे ही। अब ये लिक्विड एंड वेपर दोनों में चलेगा एट 50 डिग्री सेल्सियस पे। हमें यहाँ पे दोनों टर्म चाहिए थे, लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट था, हमें यहाँ पे लिक्विड एंड वेपर चाहिए था। और लिक्विड एंड वेपर मिलता अगर हम नॉर्मल हीट करते हैं तो 70 डिग्री पे और 100 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पे केवल प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाने से ये जो लिक्विड मिला हमें 50 डिग्री पे ही मिल गया। लिक्विड एंड वेपर जो मिला वो 50 डिग्री पे मिल गया। इसको हम लोग किसी भी फ्लैश ड्रम में या फिर सेपरेशन में ले जाएंगे तो जो वेपर है वो यहाँ से ऊपर से निकल जाएगा, जो लिक्विड है वो यहाँ से निकल जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमें इस मटेरियल को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए होता, टेम्परेचर चाहिए होता 70 लिक्विड एंड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 70 एंड 100। लेकिन हमने यहाँ पे स्टीम कितने का भेजा, केवल 50 डिग्री का भेजा। और यहाँ पे हमने एक इक्विपमेंट लगा दिया प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, जो क्या किया कि इस स्टीम को 70 डिग्री पे ना कन्वर्ट करके केवल 50 डिग्री पे कन्वर्ट कर दिया। किसमें, लिक्विड एंड वेपर में। किया क्या ये इक्विपमेंट की ये जो चीज़ है वो 50 डिग्री में कन्वर्ट हो गई। भाई इसने ये किया कि ये जो लिक्विड का प्रेशर है इसको इसने क्या कर दिया, कम कर दिया या रिड्यूस कर दिया। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है तो प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि टेम्परेचर भी रिड्यूस हो गया। तो जब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो जो चीज़ें 70 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होने वाली थी वो 50 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड एंड वेपर में कन्वर्ट हो गई। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ द थियरी लैंग्वेज में, जो समझाए हैं कि जो फ्लैश या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन में हम फीड A+B जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे फेड करते हैं। ए का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स जो ए होता है वो मोर वोलेटाइल होता है एंड बी जो होता है वो लेस वोलेटाइल होता है। हम फीड को हीट एक्सचेंजर में ले जाकर केवल 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम भेजते हैं, जहाँ से जो फीड होती है वह अभी भी किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। जब तक हमने प्रेशर रिड्यूसिंग नहीं लगाया तब तक 50 डिग्री पे वो लिक्विड फॉर्म में है। हीट एक्सचेंजर से प्राप्त जो फीड होता है उसे हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यानी कि PRV में भेजते हैं, जो क्या करता है प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ से अब हमें लिक्विड एंड वेपर 50 डिग्री सेल्सियस पर ही प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग फ्लैश ड्रम या फिर सेपरेटर में ले जाकर क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ टॉप ए से वेपर फेज और बॉटम से बॉटम प्रोडक्ट बी प्राप्त हो जाता है, यानी कि लिक्विड फेज प्राप्त हो जाता है। तो ये था आपका फ्लैश या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल बैलेंस ओवर स्ट्रिपिंग एंड इनरिचिंग या फिर रेक्टिफाइंग सेक्शन। ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।